हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 9 के साथ सेट नंबर 9 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 9 का जनरल स्टडीज का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पेपर सेकंड के 5 नंबर से शुरू होता है। सेट नंबर 9 का पेपर सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन है, किस भारतीय बालू कलाकार सैंड आर्टिस्ट, किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। क्वेश्चन है, किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। तो भारत के वो कौन बालू कलाकार यानी बालू सैंड से कलाकृति बनाने वाले वैसे कौन व्यक्ति हैं भारत के, कौन भारत के वो कलाकार हैं जिनको इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? वो है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक एक जाना नाम है बालू कलाकार के रूप में। सुदर्शन पटनायक, याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक बालू कलाकार, और जिनकी आकृतियां हमेशा न्यूज में रहती हैं, आप पेपर में भी देखते होंगे। सुदर्शन पटनायक के द्वारा समय समय पर बहुत सी आकृतियां बनाई गई हैं और वो बालू कलाकार हैं, बालू से आकृति बनाते हैं सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक को, कलाकार सुदर्शन पटनायक को इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। सुदर्शन पटनायक। तो 5 का आंसर हमारा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 जहां से जीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सुदर्शन पटनायक, और ये ऑप्शन सी में है तो इसलिए 5 का सी। आप याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, उसमें से देखना है कौन स्टेटमेंट सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, आरसीईपी में 10 आसियान देशों के अलावा 6 मुक्त व्यापार साझेदार चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। और तीसरा है, वर्ष 2012 में भारत ने आरसीईपी में शामिल होने की यद्यपि रजामंदी जताई थी, लेकिन घरेलू उद्योगों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होने पर अंततः इस समझौते से बाहर रहने का फैसला किया गया। तो ये स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, इसलिए आंसर बनता है डी। तो 6ठा का आंसर बनता है डी। क्वेश्चन है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया गया है, ये सही है। और लेकिन इस समझौते से घरेलू उद्योग से जुड़े मुद्दे का समाधान नहीं होने से इस समझौते से बाहर लेने का भी निर्णय रहा, ये भी सही है। तो इसलिए ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होता है और आंसर बनता है डी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 20 से 28 नवंबर 2019 के दौरान गोवा में संपन्न 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को, किस पर्सनालिटी को, किस कलाकार को? 2019 में 20 नवंबर से 28 नवंबर 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां हुआ? गोवा में।
ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर, तो गोवा में। और कब से कब, तो 20 नवंबर से 28 नवंबर 2019। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कब से कब, तो 20 नवंबर 2019 से 28 नवंबर 2019। और इसमें किसे स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रजनीकांत जो साउथ के, और फिर ऐसे वो हिंदी फिल्म जगत से भी जुड़े रहे, लेकिन साउथ के मुख्य रूप से ये कलाकार। तो 7वां का आंसर होता है रजनीकांत, डी। तो 7वां का डी। तो रजनीकांत को 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। तो ये डी आंसर हुआ। और 8वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मानसिक अस्वस्थता के आधार पर खेलने से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है, वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने मानसिक अस्वस्थता के आधार पर अनिश्चित काल के लिए खेलने से अपने को खेल से ब्रेक लेने का अपना घोषणा किया है। तो खेल से ब्रेक लेने का घोषणा किस प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने किया है अपनी अस्वस्थता के आधार पर, वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल। तो 8वां का आंसर ए। 8वां का आंसर ए हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नांकित में कौन है, तो इनमें सबसे बड़ा हिमनद कौन है, गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद, इनमें कंचनजंगा, रुंडुन और केदारनाथ और गंगोत्री में सबसे बड़ा हिमनद कौन है, गंगोत्री। तो 9 का आंसर सी। 9 का आंसर सी। और 10वां क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध। स्वामी सहजानंद, इनको सहजानंद सरस्वती भी कहते हैं। तो स्वामी सहजानंद का संबंध इनमें से किससे था, बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के जातीय आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, तो बिहार के किसान आंदोलन। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती या स्वामी सहजानंद का पहली पहचान किस रूप में जानी जाती है, तो किसान नेता के रूप में। स्वामी सहजानंद प्रमुख किसान नेता थे। भारत के प्रमुख किसान नेताओं में से एक प्रमुख नाम है स्वामी सहजानंद। और वो उनका जन्म यूपी में हुआ था, गाजीपुर यूपी के में जन्म उनका, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार रहा। उनका कर्म क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार रहा और जमींदारी उन्मूलन के लिए और किसानों के हक के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। और स्वतंत्रता आंदोलन से किसान आंदोलन को भी जोड़ करके आगे उन्होंने बढ़ाया। और स्वतंत्रता आंदोलन के एक मुख्य धारा के रूप में किसान आंदोलन को भी उन्होंने जोड़ा। तो स्वामी सहजानंद मुख्य रूप से किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारत के प्रमुख किसान नेता। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के प्रमुख किसान नेताओं में एक नाम स्वामी सहजानंद का। और उनका कर्म क्षेत्र या मुख्य रूप से उनकी भूमिका कहां देखी जाती है, बिहार में, बिहार के किसान आंदोलन के नेता। और 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा के वो अध्यक्ष भी हुए थे। 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। तो स्वामी सहजानंद किस वर्ष अखिल भारतीय किसान महासभा की अध्यक्षता किए, तो 1936 में। वो कहां हुआ था, तो लखनऊ में। तो 10वां का आंसर सी। 10वां का आंसर सी हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नांकित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी वेक्टर नहीं है, तो आयतन, वेग, बल, विस्थापन। तो ऑब्वियस है आयतन जो है वो सदिश नहीं है, यानी अदिश है। आयतन में के साथ कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है, इसलिए आयतन जो है वो सदिश नहीं है, अर्थात अदिश है। तो 11 का आंसर ए। 11 का आंसर ए, आयतन, वॉल्यूम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और 12 नंबर, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितना होती है, लगभग कितना
सहन सीमा होता है मनुष्य के लिए, शोर का सहन सीमा, शोर यानी आवाज का सहन सीमा मनुष्य के कान का कितना होता है, तो वो 85 डेसिबल, लगभग 85 डेसिबल। तो 12 का आंसर 85 डेसिबल, और 85 डेसिबल आपका है ऑप्शन बी में, तो बी आंसर होगा 85 डेसिबल 12 का आंसर। 13 है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक का प्रयोग करता है या उसमें किया जाता है। तो देखिए अलग अलग ब्रीडर में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अलग अलग मॉडरेट यानी शीतलक का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भारी जल का होता है, कहीं कैडमियम का होता है। तो यहां पर है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है, तो वो है द्रवित सोडियम। तो जो डी होगा, तो 13 का डी, ये याद रखना होगा कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रवित सोडियम को शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और ये कल्पक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये कब से, तो 1985 से फंक्शन में है। और 14 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन पवन का संबंध निम्न में से किससे है। ऑपरेशन पवन का संबंध निम्न में से किससे है, तो 1987 में श्रीलंका के जाफना में जो एक ऑपरेशन चला था, यहां से भारतीय सेना भी गई थी, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन पवन कहा गया था। तो ऑप्शन सी में है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से इसका संबंध है ऑपरेशन पवन का। ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका के जाफना में जो वहां के उग्रवादियों के खिलाफ जो चला था ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन पवन नाम दिया गया था 1987 का। तो 14 का आंसर सी होगा, 14 का आंसर सी। और फिर 15 है निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा गैस सर्वाधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। यहां ध्यान से देखिए, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन है, ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है कि कार्बन है कि नाइट्रोजन है। ये ब्रह्मांड यूनिवर्स बोल रहा है। तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन गैस है, तो हाइड्रोजन कहा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत से तारा में जो मूल गैस होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के फ्यूजन से, जैसे हम सन में ही क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम जैसा नाभिक बनता है, और उस फ्यूजन रिएक्शन के कारण ही बहुत सा उष्मा ऊर्जा रिलीज होता है। तो यूनिवर्स में पूछ रहा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है, तब हम लोग का आंसर होगा हाइड्रोजन। और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन गैस है, तो नाइट्रोजन। तो यहां है ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा गैस सर्वाधिक पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। तो 15 का आंसर बी, 15 का आंसर बी हाइड्रोजन। और 16 नंबर क्वेश्चन है पौधा के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना, स्टेम। तो पौधा के तना से हल्दी प्राप्त होता है, पौधे के तना से हल्दी प्राप्त होता है। तो 16 का बी, 16 का आंसर बी होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता, इसमें कौन सा ऐसा रोग है। रोग है हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस बी। तो इसमें कौन जो है वो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता, तो उसमें हेपेटाइटिस बी होगा। तो 17 का बी, 17 का बी। और बाकी जो है वो पानी के प्रदूषण से होता है। पानी यानी जल जनित, पानी जनित रोग है हैजा, टाइफाइड, पीलिया। हेपेटाइटिस बी सिर्फ पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। तो इसमें बी होगा हेपेटाइटिस बी, आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। और 18 है निम्न में से कहां जल विद्युत गृह स्थित है। जल विद्युत गृह निम्न में कहां स्थित है, तो वो नेवेली, ट्राम्बे, काठगोदाम और कोयना। तो कोयना में जल विद्युत गृह है, कोयना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोयना नदी भी है, तो कोयना जगह भी है। तो जल विद्युत गृह कहां स्थित है, तो कोयना में
जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है इनमें से? कहाँ? तो कोयना में। तो 18 का आंसर डी, 18 का आंसर डी, कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। तो फिर से एक लाइन हम लोग फिर से इसको बोले कि नागपुर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय है। नागपुर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय है। तो 19 का डी, 19 का आंसर डी होगा। और फिर हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 जो नेक्स्ट पेज पर है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो सूर्य से सबसे दूरी पर है तो वो नेपच्यून। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो नेपच्यून, जो सूर्य से सबसे दूरस्थ है, सबसे अधिक दूरी पर है, सूर्य से सबसे अधिक दूर वाला ग्रह कौन है? नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। तो 20 का आंसर सी, 20 का आंसर सी, नेपच्यून। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। तो लेकिन ये नहीं बना लेना है कि बुध सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र, जो बुध के बाद है। तो सूर्य के सबसे निकट है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी। तो सूर्य सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह अगर पूछेगा, सबसे गर्म हॉटेस्ट अगर प्लैनेट पूछेगा तो वेनस बोलना है, शुक्र बोलना है, बुध नहीं, जबकि बुध सबसे निकटतम है। लेकिन सबसे गर्म कौन है? तो वेनस यानी शुक्र। उसका कारण यह है कि बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के पास मरकरी के सराउंडिंग कोई वायुमंडल नहीं है और शुक्र के पास वायुमंडल है। और उस वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन गैस है? प्रधान गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा धारण करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो बुध तेजी से गर्म भी होता है और तेजी से ठंडा भी होता है। तापांतर वहां बहुत अधिक होता है प्रत्येक दिन, इसलिए दैनिक तापांतर बहुत अधिक है, इसलिए बुध सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है, कोई गैसीय आवरण बुध के परितः नहीं है। जबकि शुक्र के परितः गैसीय आवरण है, वायुमंडल है, जिसकी प्रमुख गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा धारण करने के या उष्मा अवशोषित करने का क्षमता सबसे ज्यादा उसमें होता है, इसलिए शुक्र ज्यादा गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म कौन है? शुक्र। और सर्वाधिक ठंडा कौन है? नेपच्यून। यहां है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून। तो 20 का आंसर सी हुआ। और 21 नंबर क्वेश्चन है, बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्यु दंड दिया गया? सिखों के नेता बंदा बहादुर। सिखों के नेता बंदा बहादुर को किस मुगल बादशाह के आदेश से मृत्यु दंड दिया गया? सिखों के नेता बंदा बहादुर को किस मुगल बादशाह के आदेश से मृत्यु दंड दिया गया? तो वो फर्रुखसियार के आदेश से, फर्रुखसियार के आदेश से बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया। सिख के नेता बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया मुगल बादशाह फारुखसियार के आदेश से। और फारुखसियार का शासनकाल 1713 से 1719 और बंदा बहादुर को 1716 में मृत्यु दंड दिया गया। तो 21 का आंसर हो जाएगा फारुखसियार। 21 का आंसर फारुखसियार। और फारुखसियार जो है वो ए ऑप्शन पर है, फलता है 21 का आंसर हुआ ए। और 22 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त टैक्स फ्री ट्रेड करने का, व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। कब दिया गया? तो 1717 में। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के बाजार में फ्री टैक्स ट्रेड करने का अधिकार दिया गया 1717 में। और किसके द्वारा? फारुखसियार के द्वारा। मुगल बादशाह फारुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल क्षेत्र में करमुक्त व्यापार का फरमान, करमुक्त व्यापार का प्रिविलेज, सुविधा दिया। तो किसके आदेश से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल क्षेत्र में करमुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई? तो मुगल बादशाह फारुखसियार के आदेश से। और कब? 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में। और यह आदेश ही, अगर ध्यान दिया जाए तो यह आदेश ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या इंग्लिश पावर को भारत में
पैर जमाने का एक बहुत बड़ा मौका देता है और धीरे धीरे ये ब्रिटिश जो पावर है भारत में एक व्यापारिक शक्ति के बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल शक्ति के रूप में भी अपने को स्थापित करने में सक्षम हुई। तो 18वीं सदी जो 1799 आप बोले 18वीं सदी में भारत में मुख्य रूप से दो परिवर्तन आप देख रहे हैं 18वीं सदी में। पहला ये कि मुगल शक्ति कमजोर होना शुरू हो गया और ब्रिटिश पावर यहां धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हुआ। तो मुगल शक्ति, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का डिक्लाइन फेज शुरू हो गया। मुगल गद्दी पर वैसा कोई योग्य शासक नहीं आया और जो मुगल एक बड़ा भारत का एक सेंट्रल पावर के रूप में था वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है और व्यापारिक शक्तियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने को अच्छे उसकी स्थिति मजबूत होते जा रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है, जो इनके व्यापार को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया, वो है 1717 में फारुखसियार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जो अनुमति मिलती है फ्री टैक्स व्यापार का बंगाल क्षेत्र में, यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पैर जमाने का और उसका व्यापारिक मुनाफा बढ़ने का। और बाद में धीरे धीरे जब मुगल का पावर और कमजोर होता है तो बंगाल में अपने को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वह स्थापित करने में सफल होता है। और वो गतिविधि हम देखते हैं 1757 बैटल ऑफ पलासी से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को रिप्लेस करके मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो 22 का आंसर होगा 1717। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? और वो है अलीवर्दी। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला के पहले बंगाल का नवाब अलीवर्दी। तो अलीवर्दी खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं, यूरोपियनों को, यूरोपीय कंपनियों को, यूरोपियंस को मधुमक्खी की तरह मधुमक्खी से तुलना किया था। तो बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो वो अलीवर्दी खां। तो 23 का आंसर ए, 23 का आंसर हम लोग का ए होगा, 23 का आंसर ए होगा। और 22 का आंसर भी हम लोगों ने डिसाइड किया था, 22 का आंसर 1717 यानी ए, 22 का आंसर भी ए और 23 का आंसर भी ए। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष आया था? तो 1498 में। वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा अटलांटिक ओशियन होते हुए और केप ऑफ गुड पार करते हुए इंडियन ओशियन प्रवेश करके भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा। कब? 1498 में। और उस समय कालीकट का स्थानीय शासक जमोरियन जो एक हिंदू शासक था। तो वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी, लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया और फिर अपनी राजधानी भी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। तो आगरा की स्थापना किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। किस वर्ष? 1504 में। और सिकंदर लोदी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। तो यह क्वेश्चन है, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। और इसका आंसर हो गया ए, सिकंदर लोदी ए ऑप्शन पर है। तो 25 का आंसर ए। और 26 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित किया था? यानी इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुआ था? तो 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक संधि अंग्रेजों ने किया भारतीय पक्ष के साथ और उसको बोला गया इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में संधि हुआ इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में एक पक्ष हो गया अंग्रेज और दूसरे साइड में इंडियन पावर्स। और उसमें उस समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो आगरा की संधि किसके साथ? तो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और इंडियन पक्ष में थे सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो रॉबर्ट क्लाइव, तो यहां पर इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की, उसमें कौन थे?
तो रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, सिर्फ शाह आलम लिखा हुआ है, तो 26 का भी आंसर हम लोग का ए होगा, बीच में कुछ का आंसर नहीं लिखे, 26 का आंसर ए। रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। इलाहाबाद की संधि कब? 1765। इलाहाबाद की संधि किसके परिणाम के रूप में, किसकी परिणति के रूप में? तो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के परिणाम के रूप में इलाहाबाद की संधि दिखती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है? राउरकेला कहां पर? उड़ीसा में। तो राउरकेला लौह इस्पात जो संयंत्र है तो उसको लौह अयस्क, राउरकेला इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट है, राउरकेला का जो स्टील प्लांट है उड़ीसा में, उसको आयरन ओर कहां से मिलता है? ये हमारा क्वेश्चन है, कहां से आयरन ओर मिलता है? तो क्योंझार से, जो क्योंझार भी उड़ीसा में है, तो क्योंझार से राउरकेला स्टील प्लांट को आयरन ओर प्राप्त होता है। क्योंझार से राउरकेला स्टील प्लांट को आयरन ओर प्राप्त होता है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, क्योंझार माइंस क्षेत्र एरिया भी उड़ीसा में। तो राउरकेला स्टील प्लांट को क्योंझार माइंस से आयरन ओर प्राप्त होता है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना में किस यूरोपियन देश का सहयोग या किसका सहयोग भारत सरकार को मिला था? तो जर्मनी, यानी राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना में किस देश का सहयोग मिला? जर्मनी का। यह भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है। अब नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें जो निकेल, तांबा, क्रोमियम, ग्रेफाइट, बेंजीन, एसीटीन और क्रोमियम और निकेल, तो स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल साथ साथ आयरन और कार्बन। तो स्टील बनने में क्रोमियम, निकेल, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, आयरन, कार्बन। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, दो का ऑप्शन दिया है, तो क्रोमियम और निकेल ऑप्शन है, तो हम लोग बुक करेंगे 28 का बी। 28 का आंसर बी, 28 का आंसर बी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम, निकेल की आवश्यकता होती है और साथ साथ आयरन और कार्बन का भी, तो 28 का आंसर बी। और 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सब निम्न में जो 4 को दिया हुआ है महादेशों का नाम, 4 महादेशों का नाम दिया हुआ है, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये 4 महादेश का नाम हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एरिया किसका है? तो अफ्रीका का। सबसे ज्यादा एरिया किसका है? अफ्रीका का। अब जितने महादेश हैं उनको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, एरिया के आधार पर अवरोही क्रम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा महादेश एरिया के आधार पर कौन है? एशिया, और उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका और तब है यूरोप, और सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से चूंकि अंटार्कटिका को भी महादेश में रखा गया है, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जो है उसको भी महादेश में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से महादेशों की संख्या 7 हो जाएगी। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश हो गया एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें स्थान पर अंटार्कटिका और 6ठे स्थान पर यूरोप और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है अफ्रीका, और सेकेंड स्मॉलेस्ट जो है तो वो है यूरोप, यानी यूरोप से भी थोड़ा सा एरिया अंटार्कटिका का ज्यादा है, यूरोप से अंटार्कटिका का एरिया थोड़ा ज्यादा है। तो फिर से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका,
यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो निम्नांकित में कौन सा महादेश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका। और इस तरह से 29 का आंसर ए हुआ। और 30वां क्वेश्चन जो है, 30 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? देखिए क्वेश्चन को समझिए। देशांतर रेखा जो है वो हाफ सर्कल होता है, फुल सर्कल नहीं होता है, हाफ सर्कल। अब है प्रधान यमोत्तर किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को, ग्रीनविच लाइन को, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यमोत्तर कह रहे हैं, प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के पीछे कौन सा देशांतर होगा जिससे एक फुल सर्कल की स्थिति बनेगी? तो 0 डिग्री देशांतर के ठीक पहले क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर के एक बृहद वृत्त बनाएगा। तो यानी 0 डिग्री देशांतर के जस्ट ऑपोजिट में कौन सा देशांतर होगा? तो 180 डिग्री देशांतर। एक चीज और जान लीजिए, 0 डिग्री देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के साथ पूरब पश्चिम कुछ नहीं लगेगा। 0 डिग्री देशांतर से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, हाफ सर्कल जब घूमेंगे 0 डिग्री देशांतर से एंटी क्लॉकवाइज में जब हम घूमेंगे टुवर्ड्स 180 डिग्री, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम 180 डिग्री तक जाएंगे तब ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देशांतर रेखा के साथ पूरब और पश्चिम लगेगा। देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध होगा, लेकिन 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के साथ पूरब और पश्चिम कुछ नहीं लगेगा। तो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट कौन सा देशांतर रेखा होगा, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगा? तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज जस्ट इन अपोजिट ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसलिए यह सबसे बड़ा सर्कल बनाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। तो कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री देशांतर। तो 30 का आंसर ए। और फिर है 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में, यानी 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का अगर हम काउंट करते हैं समय, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संपन्न हुआ, पूरा हुआ। और उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, तो या पहला सत्र शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। तो 31 का आंसर डी। और 32 नंबर क्वेश्चन, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया। तो देखिए, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनेगा, और इस संविधान सभा का मांग तो खुद हम कर रहे थे, भारतीय कर रहे थे कि हमें एक संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाए, हमें अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। तो हमें एक संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए, ये मांग तो हम कर ही रहे थे। तो संविधान कैसे बनाएंगे? संविधान सभा द्वारा। और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार एक आयोग यहां भेजती है इस बात के लिए कि आखिर भारतीय का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसमें कितने लोग होंगे, क्या होंगे, इस पर विचार करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए 1946 में
जो डेलीगेट आया यहां पर, जो आयोग आया, उसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। और कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर ही, उसके द्वारा सुझाए गए फार्मूला के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहां क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था, तो इसमें जो सुटेबल आंसर होगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो 1946 में आएगा। तो 32 का आंसर डी, 32 का आंसर डी, 32 का आंसर डी। और 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को स्थापित किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। और इस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून के लिए एक सेपरेट शेड्यूल अनुसूची बनाया गया। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और इस नियम के लिए एक अलग अनुसूची बनाया गया, और वो अनुसूची 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो दल बदल विरोधी कानून किस शेड्यूल में है? तो 10th शेड्यूल में। तो क्वेश्चन था, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आंसर ए होगा, 33 का आंसर ए। और 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान संशोधन योग्य है, भारतीय संविधान जो है अमेंडेबल है, और भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और कैसे किया जाएगा इसका प्रोविजन भी दिया हुआ है। तो ये सब बातें किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। तो 34 का आंसर आर्टिकल 368 जो ऑप्शन सी में है, इसलिए 34 का आंसर सी हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान का यह कहना है? भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व रखे गए हैं, उस राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में किस विद्वान ने यह कहा है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा? तो ये कथन केटी शाह का है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में यह कथन कि राज्य का नीति निदेशक तत्व किसी बैंक के ऐसे चेक की तरह है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा या उसका भुगतान किया जाएगा। यह कथन राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, यह कथन विद्वान केटी शाह का है, विद्वान केटी शाह का यह कथन है। तो 35 का आंसर केटी शाह होगा, 35 का आंसर केटी शाह होगा, और ये ए में है, तो 35 का आंसर ए हुआ। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो जुडिशिएबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। राज्य का नीति निदेशक तत्व क्या है? तो भारतीय संविधान शासन से, भारतीय संविधान शासन से यानी राज्य से, भारतीय संविधान शासन से लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ अपेक्षाएं करता है, और लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना के लिए संविधान द्वारा की गई ऐसी अपेक्षाओं को ही राज्य का नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य से की गई अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, राज्य का नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। अब 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वो है, यानी ओजोन परत, ओजोन बेल्ट, ओजोन पट्टी
हमारे वायुमंडल के किस मंडल में है? ट्रोपोस्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, एनोस्फीयर में है, मेसोस्फीयर में है? ये क्वेश्चन है कि ओजोन बेल्ट वायुमंडल के किस परत में है? वायुमंडल के किस परत में है, ये क्वेश्चन है। तो समताप मंडल में है। ओजोन पट्टी समताप मंडल में है। समताप मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो ओजोन बेल्ट, ओजोन पट्टी स्ट्रेटोस्फीयर में है, और स्ट्रेटोस्फीयर इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में है, इसलिए 36 का आंसर ए हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1975 में, जो हमारे ऑप्शन ए में है, 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तो 37 का आंसर ए हुआ। और 38 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को क्या दिक्कत होता है? दूरदृष्टि दोष जिसको है, दूरदृष्टि दोष वाले को क्या दिक्कत होता है? तो दूरदृष्टि दोष वाले के साथ दिक्कत यह है कि वो दूर की चीजों को ही, दूरदृष्टि दोष यानी दूर की चीजों को ही देख पाता है, दूर की चीजों को ही देख पाता है, यह दोष है, यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में दोष यह है कि सिर्फ दूर का वस्तु दिखाई पड़ता है, ऐसे याद रखेंगे। दूरदृष्टि दोष में यह दोष है कि सिर्फ दूर का वस्तु दिखाई पड़ता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में यानी वह दोष जिसके कारण सिर्फ दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, उसको दूरदृष्टि दोष कहेंगे। तो दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यह ऑप्शन ए में है, इसलिए 38 का आंसर ए होगा। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, उसके करेक्शन के लिए किस लेंस का यूज किया जाएगा? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष का करेक्शन किस लेंस से होगा? उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस से। तो दूरदृष्टि दोष का करेक्शन उत्तल लेंस से। तो 38 का ए, दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, स्पष्ट दिखती हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। यज्ञ सूत्र किस वेद में? यजुर्वेद में। तो 39 का आंसर सी हुआ। और 40 नंबर क्वेश्चन है, हाथी गुफा के शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है या किस राजा से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित अभिलेख है? तो खारवेल का। खारवेल कहां का शासक? कलिंग का शासक। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है। और हाथी गुफा अभिलेख में ही भारतवर्ष शब्द का प्रयोग है, यानी भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सबसे किस प्राचीन अभिलेख में हुआ है, या सबसे पहले किस अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख। तो 40, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है? तो खारवेल। तो 40 का आंसर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर के अनुयायियों द्वारा, यानी दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर है, वो किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म का। किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म का। तो 41 का आंसर बी, 41 का आंसर बी, जैन धर्म। और 42 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी का भी आकृति है, इससे यह प्रतीत होता है कि वो एक तरफ अपना नाम उल्लेखित करा दिया, जबकि यहां का ही सिक्का होगा वो लक्ष्मी का आकृति नहीं बनवाया था, यहां का सिक्का पर ही एक तरफ अपना नाम खुदवा दिया। और इस तरह से किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो वो मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी भारत पर 1175 से 1192 तक आक्रमण किया। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति? तो मोहम्मद गोरी। तो 42 का आंसर ए। और 43 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे?
तो सिखों का 12 मिसल, धर्म गुरुओं के बाद, सिख गुरुओं के बाद सिख धर्म के मानने वाले अनुयायी पंजाब क्षेत्र में 12 समूह में बटे हुए थे, जिसको मिसल कहा गया। तो सिखों के समूह को मिसल कहा गया। और इस तरह के कितने समूह थे, सामाजिक कितने समूह थे? 12 समूह थे। तो यानी सिख समुदाय पंजाब क्षेत्र में सिख अनुयायी, सिख लोग 12 मिसलों में बटे हुए थे। और उसमें से ही एक मिसल से एक व्यक्ति निकलता है जो सिख शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में और सिख राज्य की स्थापना करता है, वो रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। रणजीत सिंह सिखों के किस मिसल से संबंधित थे, किस मिसल से वो संबंधित थे? तो वह शिकर चुकिया मिसल, शिकर चुकिया मिसल, जहां लिखे सुकर चुकिया या शिकर चुकिया, शिकर चुकिया मिसल जो ऑप्शन ए में है। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शिकर चुकिया मिसल। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमने बताया कि सिखों के कुल कितने मिसल, तो 12 मिसल। और रणजीत सिंह किस मिसल से? शिकर चुकिया मिसल। और सिख शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय, यानी सिख राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाएगा? सिख राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाएगा? तो रणजीत सिंह को। सिखों को सेना के रूप में, सिख कौम को एक सेना के रूप में संगठित करने का श्रेय किसको जाएगा? खालसा सेना बनाने का श्रेय या सिखों को सैन्य रूप से संगठित करने का श्रेय किसको जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु। और सिखों को एक लड़ाकू कौम, मार्शल कम्युनिटी बनाने का श्रेय किसको जाएगा? हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद को। तो ये सब इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर का शिकर चुकिया हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसको कहा जाता है? मॉडर्न इंडिया का विजनर किसको कहा जाता है? तो मॉडर्न इंडिया के रिनेसेंस का जनक, फादर किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम दृष्टा या नव जागृति का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय। 44 का आंसर डी, 44 का आंसर डी। और 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? राज्य सचिव कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक क्वेश्चन यही हम लोग देखे हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? 1885 में गवर्नर जनरल कौन था, या कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग बोलते हैं लॉर्ड डफरिन। यहां क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था, यानी भारत मंत्री कौन था? आपको मालूम है कि 1858 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को वायसराय ऑफ इंडिया किया गया। और भारत के मामले के लिए लंदन में एक सेपरेट मिनिस्टर बनाया गया, जिसको भारत सचिव कहा गया या भारत मंत्री कहा गया। तो यहां क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था उस समय? इस पोस्ट पे कौन था? तो यह है लॉर्ड क्रॉस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत मंत्री या भारत सचिव पद पर कौन था? लॉर्ड क्रॉस। और यहां पर उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन। तो 45 का आंसर डी। और 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? यहां पत्रिका और संपादक का नाम दिया गया है, उसमें कौन जो है वो सही मेल नहीं है, सुमेल नहीं है, ये हमें चुनना है। तो वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष एकदम सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, ये भी सही है। युगांतर भूपेंद्र दत्त, ये भी सही है, जबकि युगांतर में भूपेंद्र दत्त के साथ भूपेंद्रनाथ दत्त के साथ साथ वारिंद्र कुमार घोष भी थे युगांतर से। और संध्या में दिया हुआ है वारिंद्र घोष संध्या से नहीं थे। वारिंद्र घोष संध्या के संपादक वारिंद्र घोष नहीं थे, संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो डी नहीं है, यानी संध्या पत्रिका के संपादक, संध्या पत्रिका या पत्र के संपादक वारिंद्र घोष नहीं थे, जबकि संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। और ये वारिंद्र घोष
का संबंध युगांतर से है, वारिंद्र घोष का संबंध युगांतर से है। तो भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र घोष युगांतर पत्र निकाले और संध्या पत्र के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय। और 46 का आंसर डी होगा, संध्या, यानी हमें चुनना था कौन सुमेलित नहीं है, तो संध्या के साथ वारिंद्र घोष लिखा हुआ है जो सुमेलित नहीं है, संध्या के साथ ब्रह्म बांधव उपाध्याय होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इधर मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन जो है, 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडी का फिर क्वेश्चन होता है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कोणीय दूरी। तो कोई अक्षांश का, तो 5 डिग्री अक्षांश, 6 डिग्री अक्षांश, तो आखिर वो कहां से देखा जा रहा है, वो अक्षांश का डिग्री कहां से, आप किस अक्षांश से तुलना करें, तो 0 डिग्री से, 0 डिग्री अक्षांश से, तो भूमध्य रेखा से। तो यहां पर कोणीय संबंध, किसी प्रदेश के अक्षांश का कोणीय दूरी किस संबंध से या किसके रेफरेंस में दिया जाता है, किसी अक्षांश का कोणीय जो निरूपण है वो किस अक्षांश के रेफरेंस में दिया जाता है। रेफरेंस अक्षांश कौन है, तो 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा कहेंगे, जिसको विषुवत रेखा कहेंगे, जिसको इक्वेटर कहेंगे। तो 53 का आंसर ए। और 54 नंबर क्वेश्चन है, सिंह का संरक्षण होता है, यानी इसमें कौन सा ऐसा अभयारण्य है जहां पर सिंह का संरक्षण वाला अभयारण्य है। तो काजीरंगा अभयारण्य, कार्बेट, मानस और गिर अभयारण्य, ये 4 दिया हुआ है। तो सिंह का संरक्षण वाला अभयारण्य कौन है, गिर अभयारण्य। और गिर अभयारण्य कहां है, गुजरात में। तो गिर अभयारण्य क्या है, सिंह संरक्षण वाला अभयारण्य है, सिंहों के संरक्षण के लिए स्पेशल अभयारण्य है गिर अभयारण्य, और वो कहां है, गुजरात में। तो 54 का आंसर बी हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है, तो वो है गोदावरी, वो है गोदावरी के मुहाने पर। तो 55 का आंसर सी होगा। और 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। दिए गए 4 राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से भी लगेगी, चीन से भी लगेगी और म्यांमार से भी लगेगी। तो आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे हमारा पूर्वी प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से, चीन से और म्यांमार से लगती है। तो इसका सीमा 3 देशों से लगा, तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देश के साथ। तो वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा इसमें ए। नेक्स्ट का देखते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगेगा। और असम का अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। और मिजोरम का अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगेगा वो म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो अरुणाचल का 3 के साथ, त्रिपुरा के 1 के साथ, असम का 2 के साथ और मिजोरम का 2 के साथ। तो यहां क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ लगती है, तो वो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ, चाइना के साथ और म्यांमार के साथ। तो 56 का आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो कैसीन, कैसीन जो है दूध का प्रोटीन है, कैसीन। तो मिल्क प्रोटीन इसमें से कौन है, लैक्टोजेन, मायोसिन, रेनिन और कैसीन। तो कैसीन मिल्क प्रोटीन। तो 57 का आंसर सी हो गया। और 58 है, किस प्राणी में रुधिर नहीं बनता है किंतु श्वसन होता है। ऐसा कौन सा इसमें प्राणी है जिसमें रुधिर यानी ब्लड नहीं बनता है लेकिन श्वसन होता है, वो है हाइड्रा। केचुआ, मेढक, मीन और हाइड्रा दिया हुआ है, आंसर होगा हाइड्रा। जिसमें ब्लड नहीं होता है, ब्लड नहीं बनता है लेकिन श्वसन करता है, वो है हाइड्रा। तो 58 का आंसर हो गया सी। और 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर पे जो क्वेश्चन है, रुधिर में एंटी स्कंदन, एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। रुधिर में एंटी स्कंदन यानी वो जमे नहीं, इसके लिए क्या मिलाया जाता है, ब्लड में क्या मिलाया जाता है कि वो जमे नहीं।
तो वो पदार्थ है सोडियम ऑक्जेलेट। ब्लड में सोडियम ऑक्जेलेट को मिलाया जाता है, ब्लड में सोडियम ऑक्जेलेट को एंटी कोगुलेंट के रूप में मिलाया जाता है। ब्लड में सोडियम ऑक्जेलेट को एंटी कोगुलेंट के रूप में मिलाया जाता है, यानी एंटी स्कंदन के रूप में मिलाया जाता है। तो ब्लड में सोडियम ऑक्जेलेट को एंटी कोगुलेंट के रूप में मिलाया जाता है। इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस चीज का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है वो, लेकिन वो तो जल से भी। तो इसमें ए होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी में क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है, एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। तो 60 का आंसर ए हुआ। और 61 नंबर है, क्वासियोकर किसकी कमी से होता है? क्वासियोकर एक रोग, क्वासियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर रोग होता है। क्वासियोकर रोग किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से। तो 61 का सी हुआ। और 62 है, निम्नलिखित में किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? नर्वस सिस्टम होगा लेकिन उसमें ब्रेन नहीं होगा। ऐसा हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा का दो चीज हम लोगों ने देखा, ब्लड नहीं लेकिन श्वसन हाइड्रा में। और फिर यहां पूछ रहा है कि नर्व सिस्टम होगा लेकिन ब्रेन नहीं, ये भी हाइड्रा में। तो हाइड्रा में याद कर जाइए, अगर बायोलॉजी अगर नहीं है आपका सब्जेक्ट तो ये याद रखिए कि हाइड्रा में ब्लड और ब्रेन एब्सेंट। हाइड्रा में ब्लड और ब्रेन एब्सेंट। तो 62 का आंसर हाइड्रा। और 63 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को चींटी चबाने पर मीठा क्यों चींटी चबाने से मीठा नहीं, वो तो स्कॉर्बिक एसिड होगा। मनुष्य को रोटी चबाने से मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ये क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित होता है। रोटी को जब चबाते हैं तो उसको कार्बोहाइड्रेट शक्कर के रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए मीठा लगता है। तो मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर के रूप में परिवर्तित होता है चबाने पर। तो 63 का आंसर ए होगा। 64 नंबर है, कुछ रोग इधर दिया हुआ है और फिर वो किससे होता है? प्रोटोजुआ से कि वायरस से कि जीवाणु से, ये मिलाना है। तो प्लेग जीवाणु से होता है। तो प्लेग जीवाणु से, एड्स विषाणु से होता है। गंजापन जो रोग है वो कवक के कारण होता है और मलेरिया जो है वो प्रोटोजुआ से होता है। तो प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया को मिलाना है। तो प्लेग मिला जीवाणु से, तो जीवाणु 4 में दिया हुआ है। तो 4, एड्स विषाणु से तो 3, गंजापन कवक से तो 2 और मलेरिया प्रोटोजुआ से तो 1। तो 4, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 अरेंज्ड है ऑप्शन डी में, इसलिए 64 का आंसर डी हुआ। और 65 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये होता है कि वोटर का वोट वैल्यू होता है, सिर्फ एक वोट वैल्यू नहीं होता, उसका वोट वैल्यू होता है। तो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या होता है? तो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो होता है वो सुरक्षित होता है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तो निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। यह क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक के हक में या अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व
सही रूप में होता है किस विधि से, तो हम लोग बोलेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। और 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। 4 कथन है, जो पॉलिटी से क्वेश्चन है, ये 4 कथन है, उसमें कौन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये चुनना है। कौन सा, 4 में 3 सही है, 1 सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो चुनना है। तो ए में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है, ये सही है। बी है आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ये भी सही है। सी है जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, ये भी सही है। और डी है जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, ऐसा नहीं है, ये डी गलत है। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः राज्यसभा का सभापति भी होगा, वो राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति पद पर आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो उस समय राज्यसभा का सभापतित्व राज्यसभा के उपसभापति द्वारा होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का एक सदस्य होता है, तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनता है। तो जब राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे या राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हो, तो उस समय राज्यसभा का सभापतित्व राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। लेकिन डी में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से जिसको नामित किया जाएगा, इसलिए ये गलत है, डी गलत है। और इस क्वेश्चन में हमें यही चुनना था कि इसमें कौन जो है वो सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से वे व्यक्ति कौन है जो आर्टिकल 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। आर्टिकल 143 भारतीय संविधान का यह कहता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर, राष्ट्रहित में किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। आर्टिकल 143 के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 143 के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। क्वेश्चन है कि कौन सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, तो राष्ट्रपति। तो 67 का आंसर ए होगा। और 68 नंबर क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो शासन की एकात्मक पद्धति यानी पावर एक जगह सेंट्रलाइज्ड है, तो हर इसका कुछ नेगेटिव भी है, इसका कुछ कमी भी है, कुछ दोष भी है और कुछ मेरिट भी है। तो इसमें लाभ क्या है, एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, तो दृढ़ राज्य यानी सेंट्रलाइज्ड होगा तो ज्यादा दृढ़ होगा, ऐसा माना जाता है कि पावर सेंट्रलाइज्ड है तो निर्णय एक होगा और एक निर्णय लागू होगा। तो दृढ़ राज्य की बात करेंगे, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य, तो 68 का आंसर बी होगा। और 69 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनता कैसे है या किसको बनाने का मौका मिलेगा, तो लोकसभा में बहुमत दल या दल गठबंधन के प्रमुख को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, फलतः मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो मंत्रिपरिषद किसकी, जिस दल की बहुमत हो लोकसभा में। तो मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा गेट्स अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लोकसभा में बहुमत दल
को मंत्रिपरिषद बनाने का मौका मिलता है। मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद किसकी? जिसकी बहुमत लोकसभा में। तो मंत्रिपरिषद कब तक? जब तक लोकसभा का विश्वास उसे प्राप्त है। यहां क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? तो लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में उसको विश्वास प्राप्त है, यानी उसको बहुमत प्राप्त है, इसलिए उसकी मंत्रिपरिषद है। तो उसकी मंत्रिपरिषद न हो, जब यह लग रहा है कि इनको लोकसभा की मेजोरिटी इनके पास नहीं अब है, तो अविश्वास प्रस्ताव कहां आएगा? लोकसभा में। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। यह आंसर होगा बी, 69 का आंसर बी। और 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 70 जो है, 70 नंबर पे जो क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? यानी कुछ टर्म्स हैं। अब इसमें आप मतलब लॉजिकल वे में इसको ऑर्डर वे में सजाइए। कौन पहले होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप से। तो सबसे पहले कौन, इससे सजाने की कोशिश कीजिए। यहां जो शब्द है निर्धनता, आबादी, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग, तो इसको अगर सजाना है तो आबादी, ज्यादा आबादी है तो बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी है तो निर्धनता होगा, और निर्धनता है तो बहुत सा मतलब दिक्कतें, और इससे रोग की बात हो सकती है, और जब रोग है और निर्धनता है तो मृत्यु की बात। तो सजेगा, इसको जो लॉजिकल सजाना होगा तो आबादी, आबादी के कारण बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण निर्धनता, निर्धनता के कारण रोग, और रोग के कारण मृत्यु। तो इस रूप में ये सजेगा। तो 2 4 1 5 3, तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, 70 का आंसर डी। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने तो डिस्कस किया, ये बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकल आपका डिसीजन क्या आप उसको अरेंज करते हैं ये देखने का, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो 70 का आंसर डी, 70 का आंसर डी। और इसके बाद हम लोग आते हैं जहां पर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन दिख रहा है, वो 80 नंबर पर। 70 नंबर के बाद सीधे 80 नंबर पर, बीच में सब रीजनिंग के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो 70 नंबर के बाद 80 नंबर पर सूची 1 और सूची 2 है, सुमेलित करना है, और इधर कुछ यंत्र है और इधर मापी जाने वाली राशि है। तो मापक यंत्र और मापी जाने वाली राशि, और उसको हम लोगों को क्या करना है? सुमेलित करना है। ऊपर पढ़ लें, सूची 1 में यंत्र और 2 में मापी जाने वाली राशि का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो थर्मामीटर से आप क्या मापते हैं? तापमान। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो दाब। वोल्टामीटर से क्या मापते हैं? तो वोल्टामीटर से तो वोल्ट मापेंगे, वोल्टता मापेंगे, वोल्टमीटर से वोल्टता मापेंगे, विभवांतर मापेंगे, तो वोल्टामीटर से वोल्ट, और लैक्टोमीटर से क्या मापेंगे? दूध की शुद्धता। तो थर्मामीटर से ताप, बैरोमीटर से दाब, वोल्टमीटर से वोल्टता, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। तो बनता है 4 3 1 2, और 4 3 1 2 अरेंज्ड है ऑप्शन डी में, इसलिए 80 नंबर का आंसर हुआ डी। और 81 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रचक्री, वायु में स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। वायु में जो बॉल स्पिन कर रहा है, वायु में स्पिन जो बॉल है, स्पिन बॉल है या स्पिनिंग बॉल जो है, उसकी व्याख्या फिजिक्स के किस सिद्धांत से किया जा सकता है? तो आंसर होगा बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बर्नौली का प्रमेय है कि जब वेग ज्यादा होगा तो वहां दाब कम होगा, वेग ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, और एक तरफ दाब कम होगा वेग ज्यादा होने पर। तो स्पिन बॉल का भी ये इस पर लागू होगा। तो 81 का आंसर बर्नौली के प्रमेय के आधार, बर्नौली थ्योरम के आधार पर स्पिन बॉल का इफेक्ट बर्नौली प्रमेय का दिखता है। तो 81 का आंसर ए होगा। और 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो भारत में राज्यों, भारत के जो राज्य है उसमें क्षेत्रफल के अनुसार पर, क्षेत्रफल के आधार पर 12वां स्थान
और जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान पर कौन सा राज्य है? वो है बिहार। तो बिहार राज्य का भारत में क्षेत्रफल के आधार पर 12वां स्थान है, यानी उससे 11 राज्यों का क्षेत्रफल ज्यादा है, और जनसंख्या के आधार पर उसका स्थान तीसरा है, यानी बिहार से मात्र 2 राज्यों की जनसंख्या अधिक है। तो ये ऑर्डर भी आप जानेंगे कि किसका किसका। तो बिहार जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरे स्थान पर है, यानी उससे मात्र 2 राज्यों की जनसंख्या अधिक है, और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार से 11 राज्यों का क्षेत्रफल अधिक है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में बिहार का स्थान 12वां है। और यह कारण भी एक स्पष्ट होता है कि बिहार में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। तो बिहार पूरे देश सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसके पास है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे ऊपर बिहार है। तो जनसंख्या घनत्व क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, इस आधार पर बिहार 1106 इसका जनसंख्या घनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर यहां 1106 आबादी निवास करती है। तो 82 का आंसर बिहार, और 83 हो गया बिहार यानी डी। और 83 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ था? मौर्यों के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा कि लिच्छवी के द्वारा? तो लिच्छवी यहां कीजिए, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य। वज्जी महाजनपद में 8 गणराज्य थे, जिसमें प्रमुख गणराज्य में लिच्छवी, और लिच्छवी का भी राजधानी, लिच्छवी का भी हेडक्वार्टर वैशाली, और वज्जी महाजनपद का भी हेडक्वार्टर वैशाली। तो वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का संघ था। वज्जी महाजनपद वाज अ यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक्स, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रिपब्लिक था लिच्छवी, और लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। तो 83 का डी। और 84 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, आंसर हो गया बी, 84 का बी। और 85 नंबर है, एंटीबॉडी नामक नाम निम्नांकित को दिया जाता है। तो एंटीबॉडी किसको दिया जाता है नाम? तो रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणुओं के आक्रमण को प्रोहिबिट करे, रोके और उसको नष्ट करे। तो बॉडी में वह पदार्थ जो बॉडी में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करे या उसके एंट्री को रोके, उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी। तो 85 का आंसर डी होगा। और 86 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, 4 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। और हम लोग का क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर इन्हें घटते क्रम में अरेंज करें, यानी सबसे पहले उसको दे जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसको अरेंज करेंगे तो होगा दिल्ली पहला होगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का, उसके बाद आता है चंडीगढ़ का, उसके बाद आएगा पुडुचेरी का, और उसके बाद आएगा लक्षद्वीप का। तो 1, 4, 2, 3 जो डी ऑप्शन पे है, 86 का आंसर डी हुआ। और 87 नंबर क्वेश्चन में है, एक तरफ देश है और एक तरफ उससे रिलेटेड खेल है, और किस देश का कौन खेल है यह हमें सुमेलित करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का खेल कौन है? ऑस्ट्रेलिया का खेल क्रिकेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल कौन है? तो वो है बेसबॉल। और स्पेन का खेल क्या है? तो बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई। और जापान का खेल क्या है? तो वो है जूडो। तो 4 गो देश है और 5 गो खेल दिया हुआ है, तो इसमें एक ज्यादा है, इसलिए अरेंज करना थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा टफ होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया क्रिकेट, यूएसए का हो गया बेसबॉल, स्पेन का हो गया सांडों की लड़ाई, और जापान का हो गया जूडो। और इस तरह से आपका 3, 4, 1, 5 अरेंज हुआ, और 3, 4, 1, 5 अरेंज्ड है ऑप्शन सी में। तो 87 का आंसर सी हुआ। 88 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और हुमायूं के मकबरा को उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनाया। तो हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है, ये
क्वेश्चन है तो दिल्ली, तो बी ऑप्शन हुआ, आंसर बी हुआ। और 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो नील का उपहार मिस्र को सही है। पवित्र भूमि फिलिस्तीन को बोलते हैं, ये भी सही है। और साधु राज्य हर्मिट किंगडम जापान लिखा हुआ है, ये गलत है। हर्मिट किंगडम जो है उसको नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया को हर्मिट किंगडम बोलते हैं, जापान को नहीं बोलते हैं, इसलिए सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। और डी है लिली की भूमि कनाडा, वो भी सही है। तो साधु राज्य या हर्मिट किंगडम किसको बोलते हैं? नॉर्थ कोरिया को, और उसके साथ जापान लिखा हुआ है, इसलिए 89 का सी आंसर होगा। और 90 नंबर क्वेश्चन है, एपेक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एपेक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई, ये सही है। और फिर है 1997 में रूस, वियतनाम तथा पेरू को सदस्यता मिल जाने से इसकी सदस्य संख्या 21 हो गई। ये तो ठीक है, उनको सदस्यता मिले था, लेकिन ये 1997 जो लिखा हुआ है वो गलत है। एपेक में रूस, वियतनाम और पेरू को सदस्यता मेंबरशिप 1998 में मिला था। ये ईयर गलत होने के कारण ये स्टेटमेंट गलत है, वो 1997 की जगह 1998 होना चाहिए। और जून 1992 में बैंकॉक की बैठक के पश्चात सिंगापुर में इसके सचिवालय की स्थापना की गई, ये भी सही है। 89 में स्थापना हुआ और सिंगापुर में इसकी सचिवालय 1992 में, यह भी सही है। तो दिए गए एपेक के संबंध में दिए गए 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, और 1 और 3 अरेंज्ड है डी में, इसलिए 90 का आंसर डी हुआ। फिर 91 नंबर क्वेश्चन में 2 सूची दिया है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के प्रथम महान्यायवादी, और उसको अरेंज करना है। तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़। तो एमसी सीतलवाड़ जो थे वो भारत के प्रथम महान्यायवादी। तो इस तरह से अरेंज हो रहा है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन 2 पर दिया हुआ है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर 3 पर दिया हुआ है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 4 नंबर पर दिया हुआ है, भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ 1 नंबर पर दिया हुआ है। तो हमारा जो पुट बनता है वो 2 3 4 1 और 2 3 4 1 दिया हुआ है बी में, इसलिए 91 का आंसर बी हुआ। फिर इधर 92 नंबर क्वेश्चन है, उसमें रोग और औषधि दिया हुआ है, और इसमें यह चुनना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, यह चुनना है। तो मलेरिया की औषधि सिनेरियम, यह भी सही है। कैंसर का नेक्सवार, यह भी सही है। और पोलियो का ओपीवी दिया हुआ है, यह सही नहीं है। और कुष्ठ रोग का डीओटीएस है, यह सही है। तो आपका सिर्फ इसमें 3 जो है वो सुमेलित नहीं है, और इसलिए आंसर डी बनता है, 92 का डी। और 93 में एक तरफ से पर्सनालिटी है और एक तरफ उनकी रचना दिया है। तो महात्मा गांधी की रचना इसमें से कौन है? जो इंडिया डिवाइड, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज, द विल ऑफ हिस्ट्री, इसमें कौन महात्मा गांधी की रचना है? तो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। राम मनोहर लोहिया, द विल ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइड है। और मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद, और उनकी रचना है इंडिया विंस फ्रीडम। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द विल ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, और मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम। और इस तरह से 3 4 1 2 कुट बनता है जो दिया हुआ है आपको ए ऑप्शन पर। तो 93 का ए होता है। और फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, सेबी से तात्पर्य, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक ये रेगुलेटरी बॉडी है। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म हुआ। तो 94 का आंसर बी हुआ।
और 95 नंबर क्वेश्चन है सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल नृत्य झारखंड से संबंधित है। सरहुल नृत्य झारखंड से संबंधित है। आदिवासी नृत्य है सरहुल नृत्य, खास झारखंड के आदिवासियों का नृत्य है सरहुल नृत्य, तो झारखंड से संबंधित। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है या सबसे ऊपरी जो साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से, तो 96 का आंसर डी हुआ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 97 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है? साक्षरता दर, तो इसमें एक ऑप्शन डी जो है 7 वर्ष की आयु के ऊपर की जनसंख्या को साक्षरता में, 7 वर्ष के नीचे को निरक्षर और साक्षर की बात नहीं माना जाता है। 7 वर्ष की आयु के बाद ही साक्षर और निरक्षर की गणना की जाती है। तो आंसर डी हो जाएगा 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या। तो 97 का आंसर डी होगा। और 98 में उपनाम है और एक तरफ में स्थान क्षेत्र शहर ये सब है। तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को। और नीली पहाड़ी किसको कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को। और बागों का शहर किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु को। इस तरह से 1 2 3 4 और 1 2 3 4 अरेंज्ड है ए में। तो 98 का आंसर ए हुआ। और 99 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में। और महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, और वो मूल रूप से किस में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में। और 100वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, ऑटो हॉन ने अणु बम परमाणु बम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत पर, अणु बम या परमाणु बम, एटम बम जो है ये किस सिद्धांत पर है? तो नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फिजन पर। अणु बम न्यूक्लियर फिजन, FISSION फिजन पर, नाभिकीय विखंडन पर। अणु बम या परमाणु बम किस सिद्धांत पर? एटम बम किस सिद्धांत पर? तो न्यूक्लियर फिजन पर। जबकि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? न्यूक्लियर फ्यूजन पर, संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। और तारा में क्या होता है? स्टार में क्या होता है? सूर्य में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और एटम बम किस सिद्धांत पर? तो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये सेट नंबर 9 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोग ने डिस्कस किया। थैंक यू। फिर अगले सेट के साथ।